अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि दुनिया को कंट्रोल कौन सी कुव्वतें कौन सी ताकतें करती हैं और MI6 का असल खेल क्या है। तो धुरंधर में जो कुछ हुआ जिस पर काफी लोग सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि ये तो असली है, कुछ कह रहे हैं नकली, आपका टेक क्या उसके ऊपर? सर देखो कि भाई हम सब कुछ छोड़ देते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी एजेंसी होती है सर, देखो दुनिया की हर एजेंसी अपने एजेंट भेजती है। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है। मैं ये बोलूं कि आप दुनिया में किसी भी एम्बेसी के अंदर जाकर चले जाओ, सबको पता है एम्बेसी के अंदर क्या चलता है सर। दुनिया के हर आदमी को पता होगा कि दुनिया की किसी भी एम्बेसी में किस तरह के काम चलते हैं, एक एम्बेसी के अंदर कितने एजेंट होते हैं, क्या होता है। आपने अभी MI6 का एक प्रोपोगंडा सुना सर इस देश के अंदर। हम उस पर सिर्फ एक बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर पुतिन का विजिट था सर। अब आप MI6 का गेम देखना सर कि कैसे इस दुनिया के अंदर प्रोपोगंडा फैलाना। MI6 क्या करता है, अपनी एक राजदूत लिंडी कैमरॉन से एक लेख लिखवा देता है सर। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर है सर साइकोलॉजिकल वॉर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मुझे एजेंसी ज्वाइन करनी है। आज मैं ये बोलूं कि कभी किसी ने, मतलब हमारे देश के एक जहीन दिमाग ने हमारा एक नाम रखा, रिसर्च एंड एनालाइज विंग। बहुत सारे नाम हो सकते थे सर, हिटमैन भी हो सकता था, चीजें भी हो सकते थे। भाई दुनिया में गोली कोई भी चला देगा, गोली चलाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। आदमी मारना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आदमी मार देगा। मैं तुम्हें 10 दिन की ट्रेनिंग दूंगा, 10 दिन में से मैं तुम्हारे को 2 दिन में वेपन में एक्सपर्ट बनाऊंगा, ठीक है, 8 दिन फिजिकली ट्रेनिंग दूंगा, तुम अच्छे फायरर सब कुछ बन जाओगे। ये बहुत ईजी काम है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी चीज पर रिसर्च करके उसको एनालाइज करना। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एक शब्द के ऊपर, एक वर्ड के ऊपर वॉर होता है सर, सिंगल वर्ड के ऊपर। तो लिंडी कैमरॉन पुतिन सर के आने से पहले लेख छपवा देती है हिंदुस्तान के एक पेपर में। आप MI6 की प्लानिंग सोचो सर, और उस लेख पर क्या लिखती हैं। उस लेख की हेडिंग होती है कि पुतिन पूरी दुनिया के अंदर नरसंहार कर रहे हैं। हेडिंग सर, आप ये सोचो कि कल आप मुझे अपने घर में मेहमान बुलाओ, मैं आपके घर में मेहमान आ रहा हूं, और आपके ही परिवार का एक आदमी बोल दे कि यार लक्की बिस्ट तो क्या है, एक गैंगस्टर है ना, एक किलर है। अरे यार सर, मैं कहूंगा अरे कैसे आदमी है यार। चाहे आप ही के परिवार में से बोला है ना किसी ने सर, ये क्यों बोला है, आपके और मेरे रिलेशन, आप कह रहे हो मेरी बेइज्जती करवा रहे हो मुझे यहाँ बुला के। चाहे मैं आपसे उस टाइम कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन कहूंगा यार ये तो तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मुझे नीचा दिखा रहे हो, अपने ही घर में बुला रहे हो और अपने घर में ये बता रहे हो कि यार ये तो गैंगस्टर है, तो कॉन्ट्रैक्ट किलर है। तो सेम लिंडी कैमरॉन ने क्या किया, हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पेपर का इस्तेमाल किया सर। इसको मैं बोलूंगा यूज करना। उस पेपर को भी नहीं पता था सर कि मेरा किस तरह से यूज हो जाएगा। लेख लिखा सर, चलो लेख तो लिखा, और उससे भी बड़ी चीज, दुनिया का सबसे खतरनाक स्पाई क्या होता है सर पता आपको? जो अपना नाम कभी सामने नहीं आने देना, वो दुनिया का सबसे डेंजर स्पाई है सर। ध्यान रखना कि उसका नाम आप कभी नहीं सुनोगे। तो अगर आप उस लेख को दोबारा ध्यान से देखोगे तो लिंडी कैमरॉन का नाम 30 नंबर पर है। लेख लिखने वाली लिंडी कैमरॉन, और पहले कहा फ्रांस की राजदूत और जर्मनी की राजदूत का नाम लिखा हुआ है। अपना नाम, उसकी मजबूरी हो गई अपना नाम लिखना, नहीं तो अपना नाम भी नहीं लिखती सर। वो लिंडी कैमरॉन अपना नाम ही नहीं लिखती, क्योंकि लेख उसका था, तो 30 नंबर पर लेख नाम लिखा। और इस न्यूज का क्या हुआ सर, चलो हिंदुस्तान ने तो भूल गया होगा, क्योंकि हो सकता है कईयों ने पढ़ा भी नहीं होगा। इस लेख का यूज कैसे किया जाता है? इस लेख का यूज किया जाता है पूरे यूरोप के अंदर, पूरे अमेरिका के अंदर, कि हिंदुस्तान ने क्या लेख लिखा है। वो लोगों को ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारी एक राजदूत ने लेख लिखा है, और BBC की हेडिंग पूरे यूरोप में चलाई जाती है कि देखो हिंदुस्तान ये लिख रहा है। और सर देखो दुनिया के अंदर, मैंने आपको क्या बोला कि आदमी नॉर्मली है जो अपने परिवार देख, अब लोग तो कहेंगे अरे हिंदुस्तान ने ये लिखा है, नीचे कोई, क्योंकि प्रोपोगंडा इस तरह से है। बहुत बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया आपने बात कही। तो ये होता है एक देश का किसी देश के अगेंस्ट कर देना दूसरे देश को सर। ये लोगों को समझ में आना चाहिए सर कि और उसमें एक वर्ड लिखा है सर कि अनप्रवोक, ये वॉर अनप्रवोक है। उस वर्ड को अगर आप एनालाइज करो, आप कैसे अनप्रवोक कह सकते हो यार एक वॉर को। और दूसरा उसने क्या लिखा, लिंडी कैमरॉन ने लिखा कि पुतिन फुल स्केल वॉर पर आए। तो मैं ये बोलूं यार कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से एक आर्मी है। अगर मैं वहां की रिजर्व फोर्स जोड़ दूंगा तो शायद 60 लाख आर्मी है आज उनके पास, रिजर्व फोर्स को मिला के। और मैं लोगों को यह कहना चाह रहा हूं कि यूक्रेन वॉर पर महज 1 से 1.5 लाख की आर्मी वॉर कर रही है। तो लिंडी कैमरॉन कैसे कह सकती है फुल स्केल वॉर है?
आप दुनिया को गुमराह कर रहे हो कि फुल स्केल वॉर है। उन्होंने अपनी एयरफोर्स यूज नहीं करी, अपनी नेवी यूज नहीं करी, तब भी आप दुनिया को गुमराह कर रहे हो कि फुल स्केल वॉर से आया। आप इसको अनप्रवोक बोलते हो। आप खुद क्या करते हो, ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर यूक्रेनियों की हत्या करते हो। सर क्या करते हो, यूक्रेनियों की हत्या करते हो और ब्लेम किसके ऊपर लगाते हो, रशिया के ऊपर। रशिया के ऊपर ब्लेम लगाते हो। रशिया अपने लोगों को बचाने के लिए इस वॉर पर आता है, फिर आप कहते हो कि ये क्या है, एक अनप्रवोक वॉर है, फिर इसको आप अनप्रवोक वॉर बोलते हो। आप क्या करते हो, नाटो को लेकर आते हो यूक्रेन पर, ठीक है, यूक्रेन पर नाटो को लेकर आते हो और फिर कहते हो ये अनप्रवोक वॉर है। तो ये कैसे अनप्रवोक वॉर हो सकती है सर? तो अगर मैं इसको अपने भारत के संदर्भ में लकी भाई समझूं, तो कुछ लोगों का विश्लेषण ये भी है कि बांग्लादेश में ऐसे कुछ हिंदुओं की हत्या हुई, तो लोग इसके पीछे भी साजिशें देखते हैं कि ऐसा करके भारत को उकसाया जाए ताकि भारत सरकार कुछ कड़ा कदम उठाए, और कुछ कड़ा कदम उठाए तो बांग्लादेश में और फैलाया जाए कि देखिए भारत तो आपका दुश्मन है, भारत पे और फिर जो चीजें और खराब हो रहे। और भारत सरकार की दिक्कत यह है कि यार अगर हिंदुओं की हत्या हो रही है और हम हिंदुओं के सबसे बड़े राष्ट्र हैं, तो हम चुपचाप बैठेंगे तो हमारा वोटर या भारत का हिंदू भी तो पूछेगा ना कि आप कुछ करते क्यों नहीं? ये पब्लिक यही और ये बड़ी अपने आप में एक चुनौती है, बड़ा खतरनाक गेम है। और पाकिस्तान में भी इन्होंने पहलगाम में भी जो हमला हुआ उसके पीछे भी उसका बोलकर उसके पीछे भी कौन सा डीप स्टेट है कोई नहीं जानता, क्योंकि जिसने भी हमला करवाया उसको पता था कि भारत की तरफ से रिएक्शन आएगा, फिर भारत और पाकिस्तान वहां उलझ जाएंगे। अब यहाँ भारत और बांग्लादेश उलझे हुए हैं, तो ये बड़े खतरनाक खेल दुनिया में। मैं आपको बताता हूँ सर, गेम क्या होता है, हर आदमी की भावनाएं जुड़ी होती है, हमें भी बुरा लगता है सर। ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने क्या कर दिया, बांग्लादेश में हिंदुओं को मरवाया, जलाया, मरवाया। हिंदुस्तानी के अंदर आक्रोश जगा। उनका अच्छा एक चीज बताओ सर, क्या डीप स्टेट को नहीं पता कि इंडिया को गुस्सा आएगा? भाई वो गुस्सा दिलाना चाह रहे हैं कि आपका गुस्सा भर के आप सरकार पर प्रेशर दो कि तुम क्या कर रहे हो। अरे सर, सरकार के ऊपर पब्लिक का प्रेशर आएगा, यार बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहा है, लोग रो। भाई गुस्सा सबके अंदर है, जितना आपके अंदर गुस्सा है उससे 1000 गुना ज्यादा गुस्सा दिल्ली में बैठे हुए लीडरों के अंदर है सर, है ना। लेकिन इन हमारे दिल्ली में बैठे लोगों को पता है कि एक्चुअल वजह चाल किसकी है पीछे। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान क्या आ जाए, हल्का सा बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लेगा। इससे होगा क्या सर, बांग्लादेश के ऊपर एक्शन होगा तो क्या होगा, पूरे बांग्लादेश के लोग बोलेंगे, वो कहेंगे हम तो कह ही रहे थे ना तुम्हें मारना चाहता है, आ गया ना देखो मारने के लिए। तो पूरे बांग्लादेश के हर आवाम को आपके अगेंस्ट करना, ये गेम है इन लोगों का सर। और आज मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के मेल आते हैं कि सर देखो ब्रिटेन के अंदर तो क्या हो गया, धीरे धीरे मुस्लिम ज्यादा हो रहे हैं। आ रहा है आपको पता होगा चीजें। भाई आप डीप स्टेट का गेम समझने की कोशिश करो। ये लोग क्या, नहीं, अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे, कभी आप डाटा एनालाइज करो, जो भी लोग ब्रिटेन में गए वो कौन गए, जो देश बर्बाद हुए उन्हीं के लोग गए हैं सर। क्यों गए पता आपको? क्योंकि कल इनको पता है कि अगर वॉर सिचुएशन होगी तो आम लोग इनके साथ खड़े नहीं होंगे, इन्हीं लोगों को खड़ा किया जाएगा सर। इज द बिग गेम। आर्मी के अंदर कौन जाएंगे? यही लोग आर्मी के अंदर जाएंगे, यही लोग ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करेंगे, यही लोग ब्रिटेन की तरफ से फाइट करेंगे। इज द बिग गेम। तो क्या भारत इस बड़े गेम के लिए तैयार है? क्योंकि अभी हम तीनों तरफ से घिरे पड़े हैं। अब ले दे के तालिबान से हमारे संबंध ठीक है, लेकिन अमेरिका ने जो वेनेजुएला में किया, और अमेरिका चूंकि तालिबान से भी एक पोर्ट वहां पर मांग रहा है, एक जगह मांग रहा है कि हमें दे दो, मैं भी नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, जिसके लिए अब तालिबान ने मना कर दिया था। और अगर इसी पैटर्न को अमेरिका के मैं देखूं तो वेनेजुएला में जो हमला किया उससे पहले 3 महीने पहले संकेत दे दिए थे कि कभी भी हमला कर सकते हैं, है ना, कि यहाँ से जी ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, यहाँ से ये हो रहा है, हमारी तेल कंपनी वहाँ, इनकी तेल कंपनियां धांधली कर रही हैं, तो जमीन तैयार कर ली थी। ऐसी जमीन अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी तैयार कर रखी है। और इधर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को भी एक तरह से अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ करवा रखा है। पाकिस्तान ने हमला भी किया था। बिल्कुल। तो पूरा पैटर्न यही जा रहा है कि हो सकता है कल को पाकिस्तान को आगे रख के तालिबान में अफगानिस्तान में बड़ा हमला करवाया जाए। वो होता है तो वो भारत के लिए कितना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल तालिबान और भारत के संबंध ठीक ठाक है, और पाकिस्तान को अफगानिस्तान की यूटिलिटी समझ आती है कि उसको जो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाती है लड़ाई में, चलो भारत से लड़ाई होगी तो पीछे हम चले जाएंगे। तो ये भारत के लिए कितना खतरनाक है कि अगर अफगानिस्तान में भी कुछ गड़बड़ अमेरिका करवा देता। सर देखो क्या है कि पहले तो अमेरिका ने अभी वेनेजुएला में कराया, ऐसा नहीं है पहली बार कर रहा है। मैं 1989 की बात करूंगा तो 89 भी इसने सेम किया, मैं नाम भी भूल रहा हूँ प्रेसिडेंट का, कुछ 89 में इन्होंने सेम अरेस्ट किया और बाद में उन्हें फ्रांस की जेल में रखा और जेल के अंदर ही मर गए वो। दूसरा 2003 के अंदर भी आप सद्दाम वाला केस सेम देख सकते हैं, इराक वाला, ठीक है। इसके बाद आप 2022 में भी देख सकते हैं, इन्होंने प्रेसिडेंट को उठाया, अभी वो जेल में ही है, मैं नाम भी भूल रहा हूँ देशों के सर वहीं के, तो 2000 किलोमीटर सेम इन्होंने किया। पहली बार नहीं कर रहा है, और हमेशा ब्लेम क्या लगाता है, ड्रग्स का या केमिकल का। यार तुम्हारी भाई दुनिया की बड़ी आर्मी है,
बड़ी दुनिया की 3 बड़ी आर्मी में से तुम्हारी आर्मी आती है, तुम्हारे बॉर्डर सील नहीं है। ये सिर्फ क्या है सर, उन देशों को कवर करना, खुद को सेफ करना, ताकि क्या है, इसको लगा कि यार कि वेनेजुएला में क्या होगा, कहीं रशिया आके अपना वो ना करे, नजदीक में आके अपना बेस ना बनाए, चीजें ना बनाए, तो पहले उसको अपने कैप्चर में ले लेना, अपने आप को सेफ करना हर जगह से। और यहां ताइवान को एक तरह से क्या करना, पूरा सपोर्ट करना चाइना के अगेंस्ट में, ठीक है, चाइना के अगेंस्ट में ताइवान को उलझा के रखना। यहां रशिया के, यूक्रेन के आसपास के सब लोग रशिया के अगेंस्ट कर देना, ध्यान से देखो सर, रशिया के अगेंस्ट कर देना, किसके, यूक्रेन के आसपास, ताकि रशिया में ये उलझ जाए। ताइवान के आसपास चाइना पूरा का पूरा उलझ जाए, हिंदुस्तान के आसपास बांग्लादेश, नेपाल यहां उलझ जाए, पूरे एशिया के अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा कर देना सर, ठीक है। और अपना खुद क्या करना, देखो पाकिस्तान तो हेड फंडिंग में ही जिंदा है सर, पाकिस्तान को तो जैसा बोलेगा वो वैसा करेगा सर, वैसा करेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को हेड फंडिंग चाहिए CIA की, ठीक है, MI6 की, वो हेड फंडिंग पर चलेगा। तो आपस के अंदर क्या है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी कभी एक ना हो पाए सर, इज द बिग गेम CIA का, कभी ये एक भी नहीं हो पाए। और इनके लिए जो दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है, ऑपरेशन एंथी-केबल, 1 जुलाई 1945 को चर्चिल ने शुरू किया था सर। दुनिया को इस ऑपरेशन के बारे में पता चला था पूरे वर्ल्ड को 1998 में। अरे आप ऑपरेशन एंथी-केबल लोग देखना, बताइए डिटेल में। सर डिटेल क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म था, तो MI6 उस टाइम, चर्चिल वहां के प्रधानमंत्री थे, ये वही चर्चिल थे जिन्होंने हिंदुस्तान का विभाजन किया सर, तो वहां के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने MI6 ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया चर्चिल के उसमें, कि सर अब तो दुनिया क्या हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुके हैं, अब एक काम करते हैं, जितने भी देशों ने इटली, जर्मनी इनके अगेंस्ट फाइट करा, इनको आपस में ही लड़ा दो। इस ऑपरेशन का पहला काम, और इस ऑपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम कि USSR के टुकड़े करने, कैसे भी करके क्या करना है, USSR के टुकड़े करने। सर 1 जुलाई 1945 से ये ऑपरेशन चल रहा था, 1991 में शायद 31 तारीख को USSR टूट गया। ऑपरेशन नहीं रुका, क्योंकि MI6 को ये चीज नहीं था कि USSR टूटकर रशिया फिर भी इतना ताकतवर बनेगा, ये उम्मीद नहीं थी कि इतना ताकतवर बनेगा, फिर भी इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया। आज भी ऑपरेशन एंथी-केबल चल रहा है, जबकि 1998 में यह कह दिया था कि इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, ऑपरेशन बंद नहीं हुआ। आज दुनिया को एक बहुत बड़ी चीज जो नजर नहीं आ रही, दुनिया की डीप स्टेट या MI6 या CIA के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सर, पता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि दुनिया के अंदर अगर 3 देश एक हो गए तो पूरा विश्व इनका कुछ नहीं कर पाएगा, और वो देश है सर रशिया, अमेरिका और चाइना। अगर ये देश एक हो जाते हैं ना सर, तो पूरा वर्ल्ड एक तरफ हो जाए, इन तीनों देशों का कुछ नहीं हो पाएगा। हमें हमेशा चाइना के अगेंस्ट किया गया सर, बिल्कुल हमेशा। क्योंकि आज मैं आपसे एक चीज पूछता हूं सर, एक पल भर के लिए सोचकर देखो कि रशिया, चाइना और हिंदुस्तान, इन तीनों की आर्मी एक होती है तो वर्ल्ड में कौन है सर? हाँ, रशिया की काफी कोशिश, 2010 में RIC भी बना था, हाँ, तो उसकी दोबारा रिवाइवल की भी बात चल रही है। पल भर के लिए सोचकर देखो कि अगर ये 3 देशों की आर्मी एक होती है तो वर्ल्ड में आप पूरी दुनिया को एक तरफ रख लो सर, इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते सर। तो कोई ना कोई तो डीप स्टेट चाहता होगा नहीं तीनों ना हो पाए। हाँ, तभी तो क्वाड में भारत को शामिल भी किया गया, क्वाड बनाया गया, वो चाइना के अगेंस्ट ही था, ताकि भारत और चाइना आपस में लड़ते। तो कुछ ना कुछ तो ये हमें नजर नहीं आती, ये चीजें सर, ये हमें नहीं दिखती। नहीं तो कभी ऐसा होता है सर, आप कभी भी देखो कि किसी भी मोहल्ले में देखो, आप 99% केस में देखोगे नहीं ना कि यार पड़ोसी के साथ तो हाय हेलो रहती है, हाय हेलो, लेकिन बहुत कम केस में आप देखते होंगे कि पड़ोसी से बनती ही नहीं है, है ना? सही बात है, बहुत कम केसों में। तो जब जिस केस में पड़ोसी से नहीं बनती, उसमें कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होती है सर, जो हमें नजर नहीं आती। कोई तीसरा पड़ोसी होता है, तीसरा कोई ना कोई होता है जो इनको इकट्ठा नहीं होने देना चाहता।